81 ले लेते हैं से 1981 अतिक्रमण होता था, ये वाला करेक्ट है। तो 1981 से पहला हम लोग ये ले लेते हैं 1981 से पहला, इस तरह से आप जरा देखिए। देखिए अचानक गर्म जो है होने लगा, सुबह शाम सर्दी हो रही है और एक शब्द आया, इस परामर्श का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेंट? एक क्वेश्चन आया, मैं यही ये सवाल लिख रहा हूं, सबसे ऊपर ही लिख रहा हूं, क्वेश्चन रहा ये, मैं ये सवाल लिख रहा हूं, क्या एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन पैदा हुआ, डच कंसल्टेंट मीन्स कॉन्फ्रेंस। क्या परामर्श का अर्थ सहमति है? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या परामर्श का अर्थ सहमति है? क्योंकि परामर्श करेगा तो परामर्श करेगा, मान लीजिए कोई परामर्श दी सीजीआई ने, तो क्या उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाउंड है? अगर राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाउंड नहीं है, ध्यान दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाउंड है। तो क्या ये बाउंड है? क्योंकि संविधान में बाउंड होता तो लिखा होता। अब देखिए यहां से, ये क्या है? हेलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिखूं मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हेड कौन है? PM। इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? ये है प्रेसिडेंट, राइट। अब प्रेसिडेंट आर्टिकल 53(1) और आर्टिकल 74(1) ये कहता है क्या कि ये प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड PM है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड PM होगा उसकी सलाह पर करेगा। इसीलिए भारत में प्रेसिडेंट को गाली नहीं पड़ती, गाली पड़ती है PM को, क्योंकि यही पावर की एक्सरसाइज करता है। प्रेसिडेंट तो साइड में बैठा रहता है। मुर्मू के खिलाफ नहीं है कोई, मोदी के खिलाफ। अच्छा, फर्स्ट जजेस केसेस में क्या हो? हाँ जाइए, आर्टिकल 142 में परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। और अगर ऐसा है तो जजों की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित हो गई? कार्यपालिका में। उस परामर्श का अर्थ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया फर्स्ट जजेस केसेस में। इसका मतलब है कार्यपालिका पूरी तरह से हावी रही, हेलो 73 से लेकर के कब तक? 93 तक। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, हेलो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 1973 से जजों की नियुक्ति में 1993 तक जो कार्यपालिका थी वो क्या है? पूरी तरह से हावी रही, जिसको चाहती CGI अपॉइंट करती।
जिसको चाहती जज अपॉइंट करती। बात क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। सेकेंड जज केस आ जाए, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यहाँ क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अब देखिएगा जरा 1993, देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चल रहा था वरिष्ठता का नियम को पालन किया जाएगा। इनकी कार्यपालिका से नियंत्रण निकल करके कहां चला जा रहा है? कहां चला जा रहा है? कार्यपालिका से नियंत्रण निकल ले लिया जा रहा है। कहा अब तुम जज को अपॉइंट नहीं करोगे जो पर्दे के पीछे हो रहा है, अब वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, चीफ सीजेआई का को अपॉइंट करते समय रूल ऑफ सीनियरिटी का पालन किया जाएगा। का पालन किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। और अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो सीजीआई की सलाह के अनुसार ही करेगा। ले, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की, अदर जज की नियुक्ति करते समय अन्य नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से ही काम करेगा। राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से ही कार्य करेगा। से ही कार्य करेगा। 2 पॉइंट, माने सीजीआई के अपॉइंट करते समय रूल ऑफ सीनियरिटी का पालन किया जाएगा, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सीजीआई के अनुसार ही कार्य करेगा। इसका मतलब मेन बॉडी कौन हो गई है? सीजीआई। और सीजीआई के अपॉइंट करते समय क्या पालन किया जाएगा? रूल ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता का नियम। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब थर्ड जजेस केसेस पे आ जाते हैं। थर्ड जजेस केसेस पे आ जाते हैं। थर्ड जजेस केसेस पे आ जाते हैं। यहाँ थर्ड जजेस केसेस। अब उस वक्त के राष्ट्रपति को यह लगा कि कहीं ना कहीं सीजीआई के हाथों में सारी पावर चली गई, जज ही जज को नियुक्त करने लगा। सीजीआई ही सारे जजों को नियुक्त करेगा, क्योंकि सीजीआई जिसकी सिफारिश कर देगा राष्ट्रपति इसको जज अपॉइंट कर देगा। हाँ या ना? तो ये भी गलत है, ये भी फेयर नहीं है। पक्का? क्लियर? तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 की एक्सरसाइज की, यहाँ पर 143 की एक्सरसाइज करते हुए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है कि भाई जो आप ये कर रहे हो क्या ये फेयर है? क्लियर? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1950 से ध्यान दीजिएगा 1973 तक कौन सा लॉ फॉलो होता गया? लॉ ऑफ सीनियरिटी। पक्का? 1973 से लेकर के और 1993 तक क्या हुआ? इस बीच में एग्जीक्यूटिव हावी रही। हाँ या ना? यस सर। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल रहा। हाँ या ना? पक्का? यहां फेयर था काम, यहां अनफेयर हो गया क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल कर लिया।
कार्यपालिका माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जिसको सलाह देगा राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देगा, लॉ ऑफ सीनियरिटी ब्रेक कर दिया गया। ये बात क्लियर हुई। 1993 से लेकर के और 1998 तक सीजीआई को ऑल पावर हो गई कि वही जज को अपॉइंट करेगा, और 1998 से लेकर के अब तक कॉलेजियम आ गया। माने सीजीआई और अन्य जज का एक कॉलेजियम होगा, उसकी सिफारिश जिसको राष्ट्रपति को कर दी जाएगी, वो जिसको सिफारिश कर देगा वही जज अपॉइंट कर देगा। इसी कॉलेजियम को हटाने की बात हो रही है। तो क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। यहां पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रही है, यहां लॉ ऑफ सीनियरिटी है, ये फेयर हो रहा है। यहां पर क्या है, ये काम फेयर हो रहा है। यहां एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल कर लिया, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी हो रही है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी है, स्वस्थ लोकतंत्र है, यहां पर स्वस्थ लोकतंत्र है। और यहां पर क्या हो रहा है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, वो न्यायपालिका पर हावी हो रही है, न्यायपालिका के मामलों में इंटरफेयर कर रही है। कार्यपालिका कंट्रोल कर रही है। और यहां पर इस दौरान सीजीआई को ही सारी पावर दे दी गई कि वही एक सिंगल मैन आर्मी है, डिसाइड करेगा कि कौन जज सुप्रीम कोर्ट का बनेगा। क्यों? सीजीआई को अपॉइंट करते समय तो रूल ऑफ सीनियरिटी आएगी, लेकिन अन्य जजों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से ही कार्य करेगा। पिक्चर क्लियर है इतना? यस सर। सलाह तो राष्ट्रपति सीजीआई जो देगा तो वो क्या बॉन्ड होगा राष्ट्रपति? हाँ, तभी तो कह रहे हैं ना, सलाह से ही कार्य करेगा। वही तो बात हो गई ना, सलाह से ही कार्य करेगा। लैंग्वेज देखिए, अब 1998 में क्या हुआ? 1998 प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 की एक्सरसाइज की, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इस केस का नाम है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अंडर आर्टिकल 143, अंडर आर्टिकल 143, या इसी को हम बोलते हैं थर्ड जजेस केसेस 1998, थर्ड जजेस केसेस 1998, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट। राइट। तो प्रेसिडेंट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट में, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए सलाह मांगी, क्या सलाह मांगी? क्या केवल सीजेआई के हाथों में जजों की नियुक्ति? क्या केवल सीजेआई के हाथों में जजों की नियुक्ति
का अधिकार देना संविधान के शब्द की सही व्याख्या है। संविधान में दिए गए शब्द परामर्श की सही व्याख्या है। This is the question. ये क्वेश्चन रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट। रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या है? Does the appointment of the judges of the Supreme Court the right to appointment the judges of the Supreme Court with the advice of only CJI is compulsory for the president is the correct definition of consultant given in the Constitution. क्या यहाँ पिक्चर क्लियर हो गई? रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट का क्या है? उन्होंने कहा ना ना ना, अब एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति नहीं दे रहे हैं, अब हम कोलेजियम बना रहे हैं। रिप्लाई क्या है कि ठीक है, बात सही आप कह रहे हैं। तो क्या है, अब से जजों की नियुक्ति कोलेजियम के द्वारा होगी। और इस कोलेजियम में कौन होगा? कोलेजियम मतलब एक ग्रुप, कुछ लोग होंगे। एक इसका चेयरमैन होगा जो सीजीआई होगा, और 4 अदर जजेस होंगे। कुल 5 मेंबर बॉडी होगी। अदर मेंबर माने जज या कोई अदर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के अदर सीनियर जजेस। पूरी बात अगर हम लिखना चाहें, अदर सीनियर जजेस। ये 5 लोग तय करेंगे। और सुन लीजिए, 5 लोगों में जिसकी मेजॉरिटी माने 3-2 से, या तो सर्वसम्मति से तय हो या 3-2 से तय हो। 4 हो सकता है, 5-2 से। बात क्लियर है? तो अब क्या है, सर्वसम्मति से माने मेजॉरिटी जिस तरफ होगी, मेजॉरिटी क्या है 5 की 3, कम से कम मेजॉरिटी क्या है। तो अब का जो मेजॉरिटी में नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, अभी तक सीजीआई सारा पावरफुल था, अब सीजीआई की जगह 4 और। इसका मतलब सीजीआई को अगर किसी को जज अपॉइंट करना तो इनमें से 2 लोगों का साथ लेना पड़ेगा। हाँ है ना? फिर से रिपीट। अगर सीजीआई को किसी को जज अपॉइंट करना है तो इसका मतलब इन 4 में 2 लोग उसका और सपोर्ट करें। हाँ है ना? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक। और यदि कोलेजियम, जजों की नियुक्ति अब कोलेजियम होगी जिसमें इतने लोग होंगे और मेजॉरिटी से होगी, ये करेगा और मेजॉरिटी से होगी, बहुमत के द्वारा होगी। बहुमत या सर्वसम्मति, दोनों बातें से
फैसला होगा। राइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई आया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि कॉलेजियम, दूसरा पॉइंट, यदि कॉलेजियम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करता है, हिंदी में लिखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हिंदी में विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया। यदि कॉलेजियम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करता है तो, अब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बता रहे हैं आपको, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बात है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बात है। Now the underlying point is what is the due process of law? अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, explanation of due process of law, reading again, explanation of due process of law, due process, तीसरी बात, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हिंदी में इसको लिखते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया का अर्थ, इसमें 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट कंसल्ट किए जाए, इसका अर्थ क्या है। कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे बैठ के, संगीता कनेक्ट हो पा रहे हैं टॉपिक से, कुछ क्वेश्चन पूछने का मुझे आगे अधिकार होगा, आप लोग जवाब देंगे। धनराज, विधि की सम्यक प्रक्रिया का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ क्या है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, सीजीआई की सहमति अनिवार्य, पहला सीजीआई की सहमति अनिवार्य, सहमति अनिवार्य है यदि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति होनी है, यदि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति, if the appointment in the judges of the Supreme Court, then the consultant of president is compulsory. कॉलेजियम सर्वसम्मति से फैसला लेगा, कॉलेजियम सर्वसम्मति से फैसला लेगा या बहुमत से, और बहुमत क्या है, इसी बहुमत की हम बात कर रहे हैं, 3 रेशियो बहुमत भी 4 रेशियो 1 भी हो सकता है, तो वो सर्वसम्मति में चला जाएगा। और सुन लीजिए तीसरी बात, मेरिट और सीनियरिटी जब दोनों टकराएंगे तो मेरिट को प्रमोट किया जाएगा। मेरिट वर्सेस सीनियरिटी में मेरिट को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी।
ये थर्ड एक्सिस हो गया। आगे बढ़े, बढ़ा जाए। मेरिट का मतलब क्या है सर? मेरिट मतलब योग्यता और वरिष्ठता। मतलब कैसे इसका? योग्यता मतलब जैसे कोई 15 साल से पढ़ा रहा हो टीचर। नहीं वो चीज़ नहीं, मैं उसके टर्म में पूछ रहा हूँ। हाँ, योग्यता मतलब है अगर जिसका रिकॉर्ड अच्छा है और जो योग्य है, मेरिट जिसके पास ज्यादा बेहतर है। मेरिट का मतलब इसमें एक जैसे आईएएस तो सभी बनते हैं, कुछ आईएएस की मेरिट बहुत अच्छी होती है, आईपीएस बहुत होंगे। अब नवनीत सिकेरा भी एक आईपीएस थे, तो एक मेरिट है। डॉक्टर बहुत होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर की मेरिट बनती है, राइट? मेरिट बनने की क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, मेरिट मतलब मेरिट। योग्यता मतलब योग्यता। योग्यता मतलब आपने कितने बेहतर रिजल्ट दिए हैं। वही अच्छे मतलब जजमेंट हाँ, किए हैं। अच्छे कितने अच्छे बेहतर रिजल्ट दिए, यही मेरिट है। सर बहुमत बहुत क्या? बहुमत अलग चीज़ है सर, 70 से बहुमत। बहुमत का मतलब क्या है? 5 लोगों में बहुमत क्या होगा? 3 एक तरफ हो जाए तो मेजोरिटी उस तरफ चली जाएगी। तो इसका मतलब बहुमत भी हो, सर्वसम्मति भी हो, सीजीआई की भी अनिवार्यता हो, और साथ साथ में मेरिट और सीनियरिटी में मेरिट को प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 शर्तें हैं। क्या कोई सवाल है इसमें? नहीं सर। आप बताओ। अच्छा, लेकिन ये वाला सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। इस वाले सिस्टम में क्या है? कॉलेजियम सिस्टम में जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं, हाँ या ना? जज उस नाम की सिफारिश भेज दे दिए जाते हैं सेंटर के पास, और सेंटर उनको जज बना देता है। जज जज को नियुक्त कर रहे हैं, हाँ या ना? कॉलेजियम में कौन है? जज है। तो जज जज को नियुक्त कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया, कहा यार इस सिस्टम को चेंज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फिर एक पैदा हुआ, क्या कि भारतीय न्यायपालिका जज ही जज को नियुक्त कर रहे जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसा, दुनिया के किसी भी संविधान में ऐसा नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ? सुन लीजिए, तो क्या हुआ जरा देखिए। संसद ने क्या किया? पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और 2014 में किया पार्लियामेंट। CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2014। लिख लीजिएगा चाहे। और ये आर्टिकल ऐड किए, ऐड न्यू आर्टिकल 124A, एक आर्टिकल ये ऐड किया, 124B एक आर्टिकल ये ऐड किया, और 124C एक आर्टिकल, ये 3 नए आर्टिकल ऐड किए 124 में। और इसमें कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
कोलेजियम प्रणाली को समाप्त कर ENJAC का गठन किया गया। ENJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग हिंदी में बोलेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया, का गठन कर दिया गया। कर दिया ENJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ENJAC का गठन कर दिया गया और उसके राइट्स और ड्यूटीज यहाँ बताए गए आर्टिकल्स में। कितनी बात हो गई? अब ENJAC की संरचना क्या है? ENJAC की संरचना कंपोजिशन कैसे बनेगा? कंपोजिशन ऑफ ENJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना। इसका एक चेयरमैन होगा और जो चेयरमैन होगा वो CJI ही होगा और अन्य सदस्य 5 अदर मेंबर, 5 अन्य सदस्य। इस 5 अन्य सदस्य में 2 सदस्य सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक व्यक्ति इसमें लॉ मिनिस्टर होगा, जो केंद्रीय लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर, केंद्रीय कानून मंत्री एक होगा और 2 व्यक्ति इमिनेंट मेंबर, विख्यात प्राप्त व्यक्ति, इमिनेंट मेंबर हिंदी में बोलते हैं ख्याति प्राप्त सदस्य, जिनका नाम। और ये ख्यात प्राप्ति सदस्य कैसे लिए जाएंगे? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, ये सदस्य कैसे आएंगे? इसका सब पॉइंट, ये वाले व्यक्ति नॉमिनेटेड होंगे, नॉमिनेटेड बाय 3 मेंबर कमेटी। 3 व्यक्तियों की एक कमेटी इनको नॉमिनेट करेगी। इन 3 व्यक्ति में कौन कौन होंगे? CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां होगा 3 में, PM होगा यहां और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता लोकसभा का ऑफ लोकसभा होगा। ये 3 मेंबर जो नियुक्त करेंगे। ये 3 नियुक्त करेंगे। सदस्य ख्याति प्राप्त, इमिनेंट मेंबर, ख्याति प्राप्त, ये केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय
कानून मंत्री और ये वरिष्ठ सदस्य सुप्रीम कोर्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। सर विपक्ष का नेता कैसे बचेगा लोकसभा में? जी, लोकसभा में विपक्ष का नेता कैसे? आज है नहीं लोकसभा में विपक्ष का नेता। नहीं पता। मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में विपक्ष के नेता है, राज्यसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन, माने विपक्ष को भी शामिल किया जा रहा है। क्लियर? सर ख्याति प्राप्त जो एमिनेंट लोग हैं, ये जो कानून में कुछ काम कर रहे हो या लेखक, हाँ, उसी फील्ड में अच्छे लोग जो ख्याति प्राप्ति उसी संदर्भ में ये है। ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। CGI PM लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। नोट में अब देखिए, पहला पॉइंट नोट में, अब हम यहाँ नोट में 2 पॉइंट लिख देते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या? नोट में फर्स्ट पॉइंट, इमीडिएट मेंबर जो हैं, ख्यात प्राप्त सदस्य, इमीडिएट मेंबर जो ख्यात प्राप्त सदस्य हैं में एक सदस्य या तो एससी हो, सुन लीजिए, या तो एसटी हो, या तो ओबीसी हो, या वीमेन हो, या ईडब्ल्यूएस हो। ख्यात प्राप्त में एक ये शर्त है कि एक ये होना चाहिए, इनमें से कोई एससी एसटी ओबीसी वीमेन या ईडब्ल्यूएस, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और दूसरा, एनजेएसी जो भी सलाह देगा कि सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। एनजेएसी की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। इनकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, जो एनजेएसी सलाह देगा। अब मुझे आप ये चीज आप बताएं कि ये वाला सिस्टम आपको बेहतर लगा, आप अपनी राय दीजिएगा, या आपको ये वाला सिस्टम बेहतर लगा? 2 बातें हैं ना, रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट, 3 बातें हैं। ये वाला सिस्टम बेहतर लगा, ये वाला सिस्टम है या वो वाला सिस्टम? कौन सा सिस्टम बेहतर लगा? मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में आपको एनजेएसी अच्छा लग रहा है या कॉलेजियम अच्छा लग रहा है? राइट? ये आप मुझे बताएं, और क्यों लग रहा है अच्छा? बात आप समझ गए, सवाल समझ गए ना कि ये कॉलेजियम सिस्टम आपको पसंद है
या एनजेसी का सपोर्ट करते हैं? सोचिए। तो 2015 में क्या हुआ, फोर्थ जजेस केसेस में इनको चैलेंज किया गया कि ये आर्टिकल जो ऐड किए गए हैं वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं। क्लियर? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहे हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो क्या किया? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को न्यायपालिका में चैलेंज किया गया, को न्यायपालिका में चैलेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनौती दी गई। वाह, तंबाकू खाने वाली नहीं, चुनौती दी गई। किस बात को चुनौती दी गई? वो चुनौती ये दी गई, क्या चुनौती ये दी गई कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एनजेएसी, जो एनजेएसी है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है, सीमित कर रहा है। ये चुनौती 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004 को न्यायपालिका चुनौती दी गई। क्या चुनौती दी गई? एनजेएसी न्यायपालिका के स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। अच्छा, अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, सुनो मेरी बात, सारे गांव वाली बात सुनो। इस 6 लोगों में मेजॉरिटी क्या होगी? 4 तो हाँ या ना? अब ध्यान दीजिएगा, 4 तो की मेजॉरिटी जा रही है। चलो, एक सीजीआई इधर गया तो 3 और चाहिए, 3 और चाहिए। मान लो 2 सीनियर जज भी सुप्रीम कोर्ट के उस तरफ चले गए, तो भी ये जो 2 हैं, ये एक लॉ मिनिस्टर उधर है कार्यपालिका का,
और ये दो लोग जो ख्यात प्राप्त, ये 3 लोग चुनेंगे और इन 3 में मेजॉरिटी 2 है, और अगर ये दोनों मिल गए तो तो कुल मिलाकर के जो बैलेंस है वो किस तरफ चला जा रहा है, कार्यपालिका की तरफ चला जा रहा है। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? सुप्रीम कोर्ट को इसी से आपत्ति है। ड्रॉ हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 इधर हो गए 3 उधर हो गए, फिर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो पक्ष किस तरफ झुका हुआ है, क्या आप ये बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? किधर झुका हुआ है मामला? पावर झुका हुआ है कार्यपालिका की तरफ, क्योंकि ये पावरफुल है और ये अपने लोग वहाँ पे कर सकती है। उधर से बात समझ पा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करने का षड्यंत्र रचा है। नहीं, एकदम सही है। ठीक है, न्यायपालिका का राजनीतिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। माने अब भी यही व्यवस्था चल रही है, क्या? यही वाली, माने जज को कॉलेजियम के द्वारा जजों की नियुक्ति हो रही है। राइट, क्लियर हो गया? यस सर। माने अर्थात अब भी कॉलेजियम के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो गई है। लेकिन उसके अलावा भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इस कॉलेजियम सिस्टम, इसमें भाई भतीजावाद। अब निष्कर्ष, हाँ भाई भतीजावाद, तो निष्कर्ष भाई भतीजावाद है, ये भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो आपसे पूछा जाए निष्कर्ष कि आप दोनों में किस तरफ जाना चाहेंगे, तो निष्कर्ष में आप क्या बोलेंगे वो मैं बोल रहा हूं, वो लिखिए। तो फाइनली निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन, निष्कर्ष अब आप लिखिए निष्कर्ष। आप क्या कहोगे? आपसे पूछा जाए कि एनजेसी वर्सेस कॉलेजियम, तो आप किस पे जाना चाहोगे? बात आप समझ पा रहे हो ना? तो निष्कर्ष क्या है, लिखिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी एक बेहतर विकल्प है। एनजेएसी एक बेहतर विकल्प है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के प्रत्येक अंगों पर, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के प्रत्येक अंगों पर पर्याप्त नियंत्रण एवं प्रतिबंध होना चाहिए। पर्याप्त नियंत्रण एवं प्रतिबंध होना चाहिए। हेलो, हाँ हाँ बोलो, बताइए। अरे भाई, आप लोग कितना फोन करोगे बताइए? हर रोज फोन आप लोग करते हैं। हम लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं है? अरे यार, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। मेरे पास महीने भर से एक दिन में एक दो कॉल आ रही है। जब मैं मना कर चुका हूँ यार, बच्चे के भी एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और आप लोग ऐसे टाइम पे फोन कर रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं। एक दिन में दो तीन आईआईटी बेटी की, मेरी बेटी के लिए। वो अभी कहाँ से आईआईटी? हाँ करें, वो 8th में है अभी। उसको आप एग्जाम कॉलेज का मत दिलवाइए, उसको हमारे यहाँ एडमिशन करा दीजिए। एक दिन में दो तीन कॉल। अरे इतना तो मैं भी है, अगर कोई बच्चे को मैं एक बार कॉल करूँ ना उठाए, फिर दूसरी बार, तो मैं भी सोचता हूँ यार नहीं ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है यार। हाँ क्या है,
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एनजेसी प्रतिबंध क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के प्रत्येक कर्मों पर पर्याप्त नियंत्रण एवं प्रतिबंध होना चाहिए, परंतु नियुक्ति में परिवर्तन के बहाने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी को सीमित करने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। को सीमित करने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस सर के बहाने लिखा हुआ है ना इसमें। बहाने की बात क्या बोला आपने? हाँ लिख लीजिए। स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को सीमित करने का इंग्लिश प्रयत्न, वाले वर्ड क्या बोले? फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी को सीमित करने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। को सीमित करना सीमित करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज समझ में आई? शानदार लैंग्वेज है, ये बात आप लग सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये नहीं कहोगे हमें उस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। आप बैलेंस निष्कर्ष कैसे दोगे? संतुलित, ये निष्कर्ष दोगे। ठीक, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप थोड़ी